हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि ये पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये प्रैक्टिस सीरीज 14 है। इससे पहले 13 सीरीज बन चुकी हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके डी ट्रिपल एस भी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संगम है। आप जरूर देखिए, सभी वीडियोस देखिए। कुछ आपको बहुत सरल क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आपको सरल लगते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। फिलहाल जरूर देखिए, बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। जरूर बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स कंप्लीट हुए। 20 में से कितने मिले। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। ये रहा आज का आपका पहला सवाल जो आपके सामने है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने हल किया स्वयं से, बिना देखे, बिना या पहले से कितने आंसर जानते हैं इनके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 कहता है कि मानसिक मंद बालकों की कलात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इंटरनेशनल कमेटी फॉर आर्ट्स विद द हैंडीकेप्ड की स्थापना कब की गई। ये भी एक आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1994 यानी कि 1994। ऑप्शन बी 1974 यानी कि 1974। ऑप्शन सी 1950 यानी कि 1950। या फिर ऑप्शन डी 1986 यानी कि 1986। क्वेश्चन नंबर 261 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1974 में। और ये कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्थापना कब की गई, तो यहाँ, और ये वाशिंगटन में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262 क्या कहता है। लाइक ज़रूर करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, साथ ही दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिए। 262 देखते हैं कि ऑटिज्म के पूर्ण रूप में एस का क्या अर्थ है। एस मतलब एस। एस का क्या अर्थ है? ऑटिज्म का फुल फॉर्म भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटिज्म को जान पाए पूरा फॉर्म, इसके बारे में पूरा विस्तार से, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज में जाइए। वहाँ आपको लगभग 21 प्रकार की विकलांगताओं का पूरा परिचय पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला अजीब व्यवहार यानी कि एस मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर। या फिर ऑप्शन बी सिक्योर यानी कि सुरक्षित। या फिर ऑप्शन सी सक्सेस यानी कि सफलता। या फिर ऑप्शन डी स्केयर यानी कि डराना। क्वेश्चन नंबर 262 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंज बिहेवियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 263, बेहतरीन प्रश्न है। हो सकता है कुछ आपको सरल भी लगे, लेकिन जरूर देखिए। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 263 कहता है आंख की एक ऐसी अवस्था जिसमें चक्षु पटल पर एक परत बन जाती है जिससे देखने में कठिनाई होती है। आप जानते हैं कि जो चक्षु पटल होता है उसको हम रेटिना भी कहते हैं। तो उसमें एक परत बन जाती है और जिसकी वजह से देखने में कठिनाई होती है, तो क्या कहलाती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ग्लूकोमा, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, या फिर ऑप्शन डी प्रेस बायोपिया। तो क्वेश्चन नंबर 263 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये मोतियाबिंद है। राइट। अब अगर हम ग्लूकोमा की बात करें तो ग्लूकोमा को हम काला मोतिया भी कहते हैं। जो आंख में जलीय द्रव आवश्यकता से अधिक बन जाता है, उसके कारण से ग्लूकोमा हो जाता है। अगर हम निकट दृष्टि दोष को देखें तो निकट दृष्टि दोष का इसका जस्ट उल्टा होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसको हम मायोपिया भी कहते हैं या नियर साइटेडनेस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो समस्यात्मक, जो देखने में समस्या होती है, उसको निकट की चीज़ों को तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। और प्रेस बायोपिया क्या है? ये एक समस्या है जो वृद्धावस्था में पाई जाती है, जो ना तो दूर की वस्तुओं को सही से देख पाते हैं और ना ही पास की वस्तुओं को। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264। ये क्या कहता है? कहता है कि आवर्धक लेंस मुद्रित सामग्री एवं श्रव्य सामग्री किन बच्चों के लिए उपयोगी है? ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मुद्रित सामग्री, राइट, यहाँ पर जो प्रिंटेड मटेरियल लिखा है, यहाँ पर हमें टेक्टाइल मटेरियल करना है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो मुद्रित है, यहाँ पर स्पर्शीय सामग्री होगा। कैसा होगा? स्पर्शीय सामग्री। स्पर्शीय सामग्री।
ये ओके, टेक्टाइल। तो इसको हम यहाँ पर, ठीक है, ये जो मुद्रित सामग्री है इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्शीय सामग्री पढ़ेंगे, और प्रिंटेड को आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टेक्टाइल पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो इन किन बच्चों के लिए उपयोगी होता है श्रव्य सामग्री, आवर्धक लेंस या टेक्टाइल सामग्री। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला श्रवण बाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन सी अधिगम अक्षम बच्चों के लिए, ऑप्शन डी केवल अल्पदृष्टि बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 264 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कहता है कि फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। देखिए, केवल अल्पदृष्टि के क्यों नहीं, हो सकता है उनको भी काम आ जाए, लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो काम आएगा वो आएगा दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित में विजुअली लो विजन भी आ जाते हैं और टोटल ब्लाइंडनेस भी आ जाते हैं, यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों आ जाते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहता है। 265 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भूमि आवंटन में एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं में कितने प्रतिशत का आरक्षण है। यानी कि आप जानते हैं कि जो परसेंटेज है कितना है कि रिजर्वेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, लैंड अलॉटमेंट होता है या पॉवर्टी एलिवेशन होता है स्कीम्स में, तो उससे संबंधित क्या होता है या कितने प्रतिशत का उनको आरक्षण दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 265 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, जो उच्च शिक्षा में भी 5% दिया जाता है, भूमि अलॉटमेंट में भी 5% दिया जाता है, लेकिन नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है, वो बात आती है तब 4% की बात आती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 266 क्या कहता है। कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 5 में कितने खंड हैं। आप जानते हैं कि टोटल 102 खंड हैं, 102 सेक्शन हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, और अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप एक बार विजिट करिए स्कीम्स लॉज में, जो भी एक्ट स्कीम है उसे प्लेलिस्ट के फोल्डर में, वहाँ जाइए, आप पूरा डिटेल से वीडियो देखिए। आरपीडब्ल्यूडी जितने भी एक्ट्स हैं लगभग सभी आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंतर्गत कितने खंड हैं, अध्याय 5 की बात कर रहा है ये। तो अध्याय 5 में खंड हैं, ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1। तो अध्याय 5 में कितने खंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7 खंड। तो 266 का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, कोई प्रिंटिंग गलत हो जाता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, और बाद में आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसको मैं पिन कर देता हूँ, अगर कुछ भी होता है बाय मिस्टेक तो वहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 267 क्या कहता है कि TDD का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला टीचिंग डिवाइस फॉर द डेफ, ऑप्शन बी टेली कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द डेफ, सॉरी टेली कम्युनिकेशन, हाँ, ऑप्शन सी टेलीस्कोप डिवाइस फॉर द डेफ, या फिर ऑप्शन डी टेली कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द डेफ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यहाँ पर दोनों सही हैं। अगर यहाँ पर एक और होता तो वो ना होता, बस इतना ध्यान रखेंगे कि टेली कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द डेफ, यहाँ पर बी और डी दोनों सही हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक और होता तो वो ना होता, एक सही होता, तो बट यहाँ पर बी और डी दोनों सही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 268 क्या कहता है, अब ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म उसका। 268 क्या कहता है, कहता है कि स्कूल के बुनियादी ढांचे में बच्चों के अनुकूल सीखने और मजेदार आधारित भौतिक वातावरण निर्माण के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक अभिनव अवधारणा है। किससे संबंधित है, मतलब एक प्रकार का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला NCTE, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी RCI। तो क्वेश्चन नंबर 268 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाला। बाला मीन्स बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला या कान में पहनने वाला नहीं है, ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड से संबंधित है। आप NCTE को जानते हैं, जो हायर एजुकेशन में जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से संबंधित है, और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, और RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये नहीं है संबंधित, हमारा बाला इनसे संबंधित है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 269 क्या कहता है, 269 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है कि दिव्यांगता केवल जन्मजात नहीं होती है। कथन दूसरा, दिव्यांगता समाज को अविकसित करती है। अगर कथन पहला देखा जाए तो दिव्यांगता जन्मजात नहीं होती, या दूसरा कथन दिव्यांगता समाज को अविकसित करती है। इसके संबंधित हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन सी, केवल कथन एक गलत है। या फिर ऑप्शन डी, केवल कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 269 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहता है केवल कथन दूसरा गलत है, दिव्यांगता समाज को अविकसित करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा होता तो महान बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग हुए जो कि डिसेबल्ड थे, तो फिर वो समाज को विकसित करने में मदद बहुत किए हैं। दिव्यांगता केवल एक जन्मजात नहीं होती है, ये बात सही है, जन्मजात नहीं होती है, बाद में भी हो सकती है। कभी चोट लग जाए, कभी पैर कट जाए, कभी कुछ हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270 का हमारा क्वेश्चन है। कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में स्पेशल कोर्ट एवं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है। देखिए, इस तरीके के सवाल आ चुके हैं और बहुत ही इंटरनल सवाल पूछते हैं, जब इसलिए पूरा आपको जानकारी है और आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको जो एक्सप्लेनिंग वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको सारे दुविधा दूर हो जाएगा। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, चैप्टर 11 यानी कि अध्याय 11 में, या फिर ऑप्शन बी चैप्टर 10 यानी कि अध्याय 10 में, या फिर ऑप्शन सी चैप्टर 17 यानी कि अध्याय 17 में, या फिर ऑप्शन डी चैप्टर 13 यानी कि अध्याय 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 270 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये चैप्टर 13 यानी कि 13वें अध्याय में स्पेशल कोर्ट जो दिव्यांग बच्चों के लिए है और पब्लिक जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है कि आखिर उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था होगी और क्या होगा, कैसे उनको न्याय मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 271 क्या कहता है कि नवजात शिशु में किस विटामिन की कमी नहीं देखी जाती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला सी ऑप्शन यानी कि पहला जो ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 271 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के की कमी नहीं देखी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 272, देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 272 कहता है कि मध्यकर्ण का प्रमुख कार्य है। मध्यकर्ण मतलब जो मिडल ईयर होता है, और जानते हैं कि कान के तीन भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। अब उसमें से जो मिडल ईयर है उसका क्या कार्य है, इन चारों में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि बाहरी कान में हवा की गति को कॉक्लिया में स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन बी बाहरी कान में हवा की गति को श्रवण तंत्रिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन सी बाहरी कान में हवा की गति को टिम्पैनिक झिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी बाहरी कान में हवा की गति को आंतरिक कान के द्रव से भरे कक्षों में स्थानांतरित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 272 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि द ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ द एयर इन द आउटर ईयर टू फ्लूइड फील्ड चैम्बर्स ऑफ द इनर ईयर। आप जानते हैं कि जो मिडल ईयर है उसका काम होता है कि वो इनर ईयर में किसी चीज़ को भरे, वो भेजे, तो ट्रांसफ़र करे। तो मिडल ईयर आउटर ईयर में आ नहीं सकता, अपने लिए काम करता नहीं है। मिडल ईयर का काम है आगे की ओर प्रेषित करना, आगे का काम करना, ठीक है। तो वो आगे वाला काम करता है, इसलिए इनर ईयर से ये रिलेटेड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 273 क्या कहता है। देखिए कहता है कि उस हड्डी का नाम बताइए जो कॉक्लिया के निचले सिरे पर टिकी होती है और कंपन को सीधे भीतर के द्रव में भेजती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला मैलियस, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी इनकस, ऑप्शन डी हथौड़ा यानी कि हैमर। तो क्वेश्चन नंबर 273 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेपिस। स्टेपिस क्यों? क्योंकि भाई ये लास्ट होती है, और मैलियस, इनकस और स्टेपिस। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हथौड़ा क्यों है। तो ये हथौड़ा क्या है, ये मैलियस का दूसरा नाम है, जैसे कि हैमर हो गया, एनविल हो गया और स्टिरफ हो गया। ये तीन होते हैं, हैमर, एनविल और स्टिरफ। हैमर क्या है, मैलियस है, और जो एनविल है वो इनकस है, स्टेपिस का क्या है, स्टिरफ है। ये भी आप जानिए कि तीनों का अन्य नाम भी है, कभी सवाल आ जाए तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 274 क्या कहता है। देखिए पूरा देखिएगा, कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। कहता है, कहाँ भग रहा है भाई।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274 क्या कहता है कि एम्फिटामाइंस क्या है। एम्फिटामाइंस क्या है? AMPHITAMINES। एम्फिटामाइंस क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, एक औषधि जो दर्द को कम करती है। ऑप्शन बी, एक औषधि जिससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। ऑप्शन सी, एक औषधि जिससे मोटापा दूर होता है। ऑप्शन डी, एक प्रकार की उत्तेजक औषधि, इसकी थोड़ी मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 274 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा करेक्ट आंसर है कि एक प्रकार की उत्तेजक औषधि है, थोड़ी मात्रा में सेवन कर लो तो व्यक्ति फुर्तीला और ऊर्जावान हो जाता है। देख लीजिएगा, आपको ज़रूरत हो तो आप भी कर सकते हैं, खरीद लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कॉकलियर इम्प्लांट की पूर्व आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि जब भी कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं कि पहले अगर वो चीज़ है तभी वो कंप्लीट हो सकती है, या यूँ कहें कि वो फ़ायदा देगी, अदरवाइज फिर वो फ़ायदा नहीं देगी। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, बच्चे में तंत्रिका तंत्र की बीमारी या सदमा नहीं होना चाहिए। सही बात है। अगर न्यूरो सिस्टम है तो प्रॉब्लम फिर क्या मतलब है। ऑप्शन बी, बच्चे में होस्ट पठन की क्षमता होना चाहिए क्योंकि बाद में वो लिप रीडिंग भी करेगा। ऑप्शन सी, विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 5 साल की उम्र तक प्रभावशाली। बहुत सारे लोग मानते हैं, देखिए 5 साल तक क्या होता है ना, नरम होता है, मुलायम होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं, है ना, तो जो मस्टॉइड बोन होता है वहाँ पर आप जानते हैं कि उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने लायक है थोड़ा सा ये। और ऑप्शन डी है, सिर में बालों का होना आवश्यक है। अरे भैया, बाल नहीं होंगे तो भी चलेगा यार, अब किसी के जन्मजात बाल उगे ही नहीं है तो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी है। तो ये पूर्व की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूर्व की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 276 क्या कहता है, देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करिए। बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं कि सर आपका चैनल का क्वेश्चन मिल गया होता ना तो हम पास हो जाते, 2-4 नंबर 5 नंबर से रह गए। क्वेश्चन नंबर 276 कहता है कि मृत्यु एवं रोग की ओर ले जाने वाले निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे प्रधान बतलाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 276 का जो हमारा सही जवाब है वो चार ऑप्शन में से कोई एक है। पहला कहता है कि अस्वस्थकर जीवन शैली यानी कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है अगर। ऑप्शन बी, एक घटिया स्वास्थ्य देख रेख तंत्र, ए पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय समस्याएं हैं अगर, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है। ऑप्शन डी, जननिक विकृति या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 276 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कहता है अस्वस्थकर जीवन शैली। अरे भाई, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जियोगे तो सीधी सी बात है वो वहीं ले जाएगा, वो तो बाद के काम है। घटिया स्वास्थ्य रेख, पर्यावरण समस्याएं, ये सब बाद की बात है। अगर जीवन शैली, आज का जीवन शैली बहुत खतरनाक है, खान पान सही नहीं है, पहनावा सही नहीं है, फटे पुराने कपड़ों को हम लोग लाइफ स्टाइल बोलते हैं, और बाद में ये विभिन्न प्रकार की उससे दुर्भीतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगर कोई गलत तरीके से नज़रिया देखता है तो हमें लगता है कि यार हम सही हैं, बाकी सब गलत है। हालांकि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 277 देखते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा। कहता है कि जब चिकित्सा का उद्देश्य मूल व्यक्तित्व संरचना में मौलिक परिवर्तन लाना हो तथा अचेतन की प्रक्रियाओं का विशेष रूप से अध्ययन करना होता है तो इस तरह के चिकित्सा को क्या। देखिए, आप जानते हैं कि जो अचेतन मन होता है ना, अचेतन की प्रक्रियाओं को देखिए, जानते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो प्रेजेंट टाइम का माइंड होता है, और जो सबकॉन्शियस होता है वो आपके माइंड में सिस्टमेटिक चीज़ें फिट होती हैं। कोई सवाल किया जाता है तो बाद में आप सोचते हैं और तुरंत बता देते हैं। और जब आप ऑप्शन देखते हैं कि अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जल्दी पता नहीं चलता, ये एक सडनली एक अचानक सा उत्पन्न होता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए ये होता है, लेकिन उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, चिकित्सीय सलाह ठीक है। ऑप्शन बी, अनिर्देशात्मक चिकित्सा। ऑप्शन सी, निर्देशात्मक चिकित्सा, या फिर ऑप्शन डी, गहन चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 277 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाई, बहुत ही इंटेंसिव, ये जो इंटेंसिव केयर है ना, ये ठीक नहीं है। ये गहन चिकित्सा का मतलब होता है, यहाँ इंग्लिश ये ठीक नहीं है, ये होता है डीप थेरेपी। कैसी? डीप थेरेपी। ओके, ये क्या होगा? डीप थेरेपी होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 277 का जो हमारा सही जवाब है, ये इंग्लिश सही नहीं होगा, बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 278 क्या कहता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप देख लेंगे। कहता है कि एलिस के अनुसार
कुछ अयथार्थ विश्वास हैं जिनसे व्यक्ति में अनुकूलित व्यवहार उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास ऐसा है जिसे एलिस ने महत्वपूर्ण नहीं माना? देखिए, एलिस जो व्यक्ति हैं जो अब नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, इस क्षेत्र में वर्किंग करते हैं, बट फिर भी देखते हैं हम इनके अनुसार क्या। देखिए, ये केवल स्पेशल है कि इनके अनुसार कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों द्वारा स्नेह मिलना चाहिए। ऑप्शन बी, व्यक्ति में संपूर्ण आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन सी, जिंदगी की समस्याओं से यदि दूर हटना संभव हो तो उससे दूर ही रहना चाहिए। ऑप्शन डी, मानव दुख की उत्पत्ति की जड़ कोई बाह्य कारक नहीं बल्कि स्वयं मानव ही है। क्वेश्चन नंबर 278 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनके अकॉर्डिंग सीधी सी बात है, यही सही होगा और अन्य सही नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 279 क्या कहता है। 279 कहता है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है। गेस्टाल्ट चिकित्सा को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये गेस्टाल्ट वाद जो हैं, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो मेंटल से रिलेटेड हैं, कॉग्निटिव से रिलेटेड हैं। बट देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला, समूह चिकित्सा। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत चिकित्सा यानी कि इंडिविजुअल थेरेपी। या फिर ऑप्शन सी, अंशतः समूह तथा अंशतः व्यक्तिगत चिकित्सा। ऑप्शन डी, ना समूह चिकित्सा है और ना ही व्यक्तिगत चिकित्सा। तो क्वेश्चन नंबर 279 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समूह चिकित्सा यानी कि ग्रुप थेरेपी है ये। ग्रुप थेरेपी क्यों भाई? आप जानते हैं जो गेस्टाल्ट है वो समूह की बात करता है। वो आप जानते हैं कि अगर इसको हम टीचिंग में ले जाते हैं तो ये पूर्ण से अंश की ओर जाता है, तो ये हमारा पहले पूर्ण होता है, तो इसलिए इसको समूह चिकित्सा के नाम से भी जान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280 क्या कहता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करिए, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो डिसलाइक करिए, एकदम वोट जरूर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 280 का देखते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का मुख्य बल किस पर होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, रोगी के विश्वास तथा व्यवहार में तालमेल स्थापित करना। ऑप्शन बी, रोगी के विश्वास में भ्रमात्मक तथ्यों को निकाल फेंकना। ऑप्शन सी, रोगी में यथार्थ संज्ञान स्थापित करना। ऑप्शन डी, रोगी के कुसमायोजन व्यवहार को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 280 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि रोगी के विश्वास तथा व्यवहार में तालमेल स्थापित करना। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो बाकी सब जैसे भी है। तो क्वेश्चन नंबर 280 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज के 20 क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।